हेलो +2 बच्चों, कैसे हो? गुड। सो बच्चों, दिस इज़ माय 41st लेक्चर ऑफ दिस 45 डेज फिजिक्स क्रैश कोर्स। वैसे 45 दिन नहीं, हमें पूरे सिलेबस के लिए थोड़ा सा टाइम 2 3 4 5 लेक्चर ऊपर लग जाएंगे। तो दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर ऑन वेव ऑप्टिक्स, जो कि कल मैंने आपके पास लास्ट लेक्चर में आपके साथ वेव ऑप्टिक्स शुरू किया था। तो इससे पहले मैंने आपके पास लाइट को एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लेकर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर्स, फ्रॉम स्फेरिकल रिफ्लेक्टेड सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टेड सरफेस, कन्वेक्स लेंसेज से मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अभी मैंने जो लास्ट लेक्चर में लाइट एज ए वेव की फॉर्म में कंसीडर करके आपके साथ टॉपिक शुरू किया है कि कैसे लाइट को हम वेव्स की फॉर्म में कंसीडर करके डिफरेंट थ्योरीज हमारे लिए डिफाइंड हुई है। सबसे पहले जो थ्योरी दी गई है दैट इज गिवन बाय न्यूटन, जिसे हमने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी कॉल किया है। तो जैसे मैंने बताया व्हाई इट इज कॉल्ड कॉर्पस्कुलर थ्योरी, क्योंकि न्यूटन ने क्या कंसिडर किया कि लाइट के पास छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, कनक के दाने के जैसे पार्टिकल्स हैं, तो उसी के कारण सारी इसकी प्रॉपर्टीज उसने एक्सप्लेन की। तो सारी थ्योरी ठीक थी, लेकिन दिस थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब कुछ जो है इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। देन एक अनदर थ्योरी हाइगन्स थ्योरी हमने ली। हाइगन्स ने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया, जो फिनोमेना विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स, दीज आर एक्सप्लेन्ड बाय हाइगन्स। तो हाइगन्स के साथ हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी कर लास्ट लेक्चर में प्रूफ किए थे। तो आपके पास हाइगन ने क्या कंसिडर किया कि लाइट के पास क्या है, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ वेव्स। तो जिसके लिए हमने एक टर्म डिफाइन की थी वेव फ्रंट। क्या कहा था वेव फ्रंट? क्या कहा था कि लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर ऑन विच द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के लिए किस तरह का वेव फ्रंट ऑब्टेन होगा, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि उस वेव फ्रंट की शेप क्या होगी, ये भी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था। कि जैसे मैंने कहा था कि अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो उसके कारण जो वेव फ्रंट ऑब्टेन होगा दैट इज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, और उस स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो एम्पलीट्यूड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। और मैंने बतलाया था कि अगर लाइन सोर्स है तो उसके कारण जो वेव फ्रंट आएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आएगा, और उस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का आपके पास जो एम्पलीट्यूड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस होगा। देन आफ्टर दैट आई टोल्ड यू कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसके कारण जो वेव फ्रंट है प्लेन वेव फ्रंट होगा, और उस प्लेन वेव फ्रंट का एम्पलीट्यूड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होगा। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था और कहा था कि वेव फ्रंट के ऊपर जितनी भी रेज हैं उसके नॉर्मल दे आर दी रे ऑफ लाइट है, जितने भी उनके नॉर्मल हैं दे आर एक्टिंग एज ए रे ऑफ लाइट। तो उसके बाद मैंने ये हाइगन्स कंस्ट्रक्शन कंसिडर करके हाइगन्स की जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन थी वहां से मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने क्या किया, एक प्लेन वेव फ्रंट ली। प्लेन वेव फ्रंट को जब रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर फॉल करवाया तो उसमें मैंने बताया कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट तब ऑब्टेन होगी जब लास्ट रे ऑफ द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट उस रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर फॉल करेगी। तो कैसे मैंने रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऑब्टेन किया था कि जब आपके पास फर्स्ट रे इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट की रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर फॉल कर गई थी, उस पॉइंट से मैंने एक आर्क ड्रॉ किया। कितने डिस्टेंस के ऊपर? जब तक आपके पास उतने डिस्टेंस के लिए जितना डिस्टेंस डिले था लास्ट रे को रिफ्लेक्टेड सरफेस तक पहुंचने में, उतने डिस्टेंस के ऊपर एक आर्क ड्रॉ की थी, और उस आर्क के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया था। वो टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर ज्वाइनिंग दैट पॉइंट इज गिविंग द, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आपके पास दो ट्रायंगल्स बन गई थी, वहां से बड़ा क्लियर हो गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था कि जब वो प्लेन वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट हो रहा है तो उस समय रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट कैसे ऑब्टेन किया था। जैसे रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट में एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आर्क ड्रॉ की थी, तो इस केस में मैंने क्या है सेम टाइम के लिए मैंने आर्क ड्रॉ की थी। वो टाइम क्या था कि जब लास्ट रे ऑफ द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड सरफेस से
तक पहुंचने में जो उसको टाइम लग रहा है, उस टाइम के लिए मैंने एक आर्क ड्रॉ की थी। फिर वहां पे भी 2 ट्रायंगल्स बन गई थी। उस ट्रायंगल से क्या है मैंने प्रूव कर दिया था, स्नेल्स लॉ के साथ प्रूव कर दिया था। आफ्टर दैट इसी मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है? when there are number of waves traveling in the same medium superimposed on each other, in that case displacement of the resultant wave is equal to the vector sum of their individual displacement. So that is the principle of superposition of waves. क्या कॉल किया था मैंने कि if there are number of waves which are having the displacements y1, y2, y3 dash dash yn, in that case the displacement of the resultant wave y is equal to y1 plus y2 plus y3 dash dash yn होगा। एंड मैंने कहा था आपके पास when the wave superimpose different types of phenomena take place, but here in wave optics we will discuss only the interference. What is the interference? क्या कहा था इंटरफेरेंस क्या होती है कि जब 2 वेव्स एक ही डायरेक्शन में एक ही फ्रीक्वेंसी की ट्रेवल कर रही हैं, उन दैट के दे आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग देयर एनर्जीज, वो अपनी एनर्जीज को क्या कर लेती हैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं। व्हेन दे आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग देयर एनर्जीज, कुछ पॉइंट्स के ऊपर उनकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और कुछ पॉइंट्स के ऊपर उनकी एनर्जी क्या हो जाती है मिनिमम हो जाती है। क्या कहा था मैंने कि जिन पॉइंट्स के ऊपर उनकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिस पॉइंट्स के ऊपर उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई टोल्ड यू इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एंड इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड। एंड इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव मैक्सिमम हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव मिनिमम हो जाता है। और क्या कहा था कि मैंने क्या किया कि 2 वेव्स ले ली थी। एक वेव क्या थी जिसकी इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और दूसरी वेव क्या ले ली थी y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। सो दीज आर द 2 वेव्स। ये 2 वेव्स ली थी जिनके एम्पलीट्यूड क्या थे a1 और a2 था, इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या था 5 था। एंड दीज 2 वेव्स आर इंटरफेयरिंग, और रिजल्टेंट जो वेव बन गई थी इंटरफेरेंस की वो क्या आ गई थी y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। फाई नॉट इज द टोटल, फाई नॉट इज द इनिशियल फेज ऑफ द रिजल्टेंट वेव और इक्वेशन और इनिशियल फेज ऑफ द इंटरफेयरिंग रिजल्टेंट इंटरफेयरिंग वेव। कैपिटल A क्या था एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव था। और क्या कहा था कि कैपिटल A किसके बराबर है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। क्लियर? और क्या कहा था कि if i1 and i2 are the intensities of each wave है, then intensity of resultant wave क्या आ गई थी I is equal to under root of I is equal to i1 plus i2 plus twice of under root of i1 into i2 cos 5। देन मैंने कंडीशन निकाली कि किन किन डिस्टेंसेस के किन किन पॉइंट्स के ऊपर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो क्या कहा था कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। और क्या कहा था मैंने कि ये तभी मैक्सिमम हो सकता है अगर cos फाई की वैल्यू क्या हो मैक्सिमम हो। और क्या कहा था कि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1 होती है। तो यहां से हमारे पास फेज डिफरेंस क्या आ गया था द 2 waves which are interfering for constructive interference that is equal to 2n pi where n is equal to 0 1 2 3 and so on। और यहां से मैंने कहा था कि जब आपके पास फेज डिफरेंस 0 है 2 पाई है 4 पाई है 6 पाई है, इन दैट केस वी आर गेटिंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस फेज डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो पाथ डिफरेंस आ गया था वो क्या आ गया था n लैम्डा। मतलब कि जब आपके पास पाथ डिफरेंस 0 है लैम्डा है 2 लैम्डा है 3 लैम्डा है, इन दैट केस वी आर गेटिंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड आई टोल्ड यू इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो गया था a1 प्लस a2 और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आ गई थी √I1 प्लस √I2
होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k इंटू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने कहा था कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। cos फाई शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। और फाई की वैल्यू कोरस्पोंडिंगली क्या आ गई थी, 2n+1 पाई आ गई थी। मीन्स फॉर द फेज डिफरेंस ऑफ पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन फेज डिफरेंसेस के लिए कि वी आर गेटिंग द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर द फेज डिफरेंस ऑफ पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, वी आर गेटिंग द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस पार्ट डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डली, इस फेज डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डली पार्ट डिफरेंस क्या आ गया था, 2n+1 λ/2 मीन्स फॉर द पार्ट डिफरेंस ऑफ λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, मीन्स डार्क फ्रिंजेस बन रही थी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उन पॉइंट्स के ऊपर ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी, यहाँ पे इन पॉइंट्स के ऊपर डार्क फ्रिंजेस बन रही है। और इन डार्क फ्रिंजेस का मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या आ गया, A1 माइनस A2। मिनिमम इंटेंसिटी क्या आ गई थी, √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, और दैट इज k इंटू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर आ गई थी। तो यहां से हमने क्या दिया, I max अपॉन I मिनिमा दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर। सो उसके बाद मैंने कहा था सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। क्या कहा था कि वो इंटरफेरेंस जिसमें ब्राइट फ्रिंजेस क्या हो, कंप्लीटली ब्राइट हो, डार्क फ्रिंजेस क्या हो, कंप्लीटली डार्क हो, दैट इंटरफेरेंस विल बी ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो मैंने कुछ कंडीशन बताई थी कब आपके पास सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑब्टेन हो सकती है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए क्या कहा था कि जो दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं उनके एम्पलीट्यूड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और सेकंड क्या कहा था, जिन सोर्सेज से दो वेव्स आ रही हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। थर्ड क्या कहा था कि जहां पे वो जिस स्क्रीन के ऊपर वो फ्रिंजेस बन रही हैं उनका सोर्सेज से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और क्या बताया था कि आपके पास जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। और क्या कहा था कि सोर्सेज क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। तो क्या कहा था, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, वो सोर्सेज जिनके बीच में मैंने क्या कहा था, फेज डिफरेंस क्या आइदर 0 हो और इट शुड बी और इट इज नॉट वेरिंग विद टाइम आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज। क्या कहा था कि कोई भी दो इंडिपेंडेंट सिमिलर सोर्सेज कैन नॉट बी एक्ट एज द कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन करने के लिए वी आर हैविंग द डिफरेंट मेथड्स बताए थे मैंने। पहला क्या कहा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा था। सेकंड लॉयड्स मिरर है। थर्ड फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म है। तो क्या था, मैंने क्या कहा था कि व्हाट इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या कहा था कि इट कंसिस्ट ऑफ टू स्लिट्स, दो स्लिट्स होती हैं और इन दो स्लिट्स को क्या है एक सोर्स के साथ हम क्या कराते हैं, इल्यूमिनेट कराते हैं। जब इन दोनों स्लिट्स को एक सोर्स के साथ इल्यूमिनेट कराते हैं तो ये दोनों स्लिट्स भी क्या हैं, दे आर बिहेविंग एज ए टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज। और इनसे जो वेव जाएंगी दे आर इंटरफेयरिंग ऑन दिस स्क्रीन्स। और जब वो स्क्रीन के ऊपर इंटरफेयर कर रही हैं तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही है। तो सेंटर के ऊपर जो फ्रिंज बनेगी वो ब्राइट फ्रिंज होगी, फिर डार्क बनेगी, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरह से वो फ्रिंजेस हमारे पास बन जाएगी। क्लियर। तो हमने क्या किया कि अब हमने देखा कि अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या कैलकुलेट करने की कोशिश की कि आपके पास ये तो मैंने आपको बताया कि क्यों सेंट्रल फ्रिंज क्या है, ब्राइट फ्रिंज है, क्योंकि जो सेंट्रल फ्रिंज है दैट इज लाइंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस सोर्सेज, जिसके कारण पाथ डिफरेंस 0 है। पाथ डिफरेंस 0 के लिए क्या है, आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और दैट इज ए ब्राइट फ्रिंज है। तब मैंने क्या, उसके बाद मैंने क्या किया कि दो कोई भी वेव्स ले ली, एक वेव S1P ले ली और एक वेव S2P ले ली, विच आर इंटरफेयरिंग एट पॉइंट P। जब वो पॉइंट P के ऊपर इंटरफेयर कर रही है, जो कि पॉइंट P क्या है, सेंट्रल फ्रिंज से क्या है, y डिस्टेंस के ऊपर है। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि इस S1P और S2P के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D आ रहा है, where small d is the distance between the two slits, capital D is the distance between the slit and screen आ रहा है। तो ये पाथ डिफरेंस मैंने कैसे कैलकुलेट किया, S1 से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, S2P के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्लियर। तो यहां से हमारे पास एक S1 S2 एंड एक ट्रायंगल बन गई
तो यहां से हमने पाथ डिफरेंस जो है S2n जो है आपके पास पाथ डिफरेंस है वो S2n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास d थीटा आ गई, और एक ट्रायंगल लेकर MPB ट्रायंगल लेकर वहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई y बाय स्मॉल d। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स क्या आ गया डेल्टा x इज इक्वल टू y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D आपके पास पाथ डिफरेंस आ गया। नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपके पास ये डेल्टा x कितना होना चाहिए, दिस डेल्टा x शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। डेल्टा x क्या होना चाहिए n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, ये अभी मैंने आपको बताया। तो मींस y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। तो मींस कि y क्या आ जाएगा n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आ जाएगा। y क्या आ जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एनी nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। तो आपके पास सेंट्रल फ्रिंज तो क्या है ब्राइट फ्रिंज है ही है। पहली ब्राइट फ्रिंज कहां पे बनेगी आपके पास लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d के ऊपर बनेगी। दूसरी ब्राइट फ्रिंज कहां पे बनेगी 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d के ऊपर बनेगी। तो इट मींस दीज आर द डिस्टेंसेस जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस आपके पास बनेगी। नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास डेल्टा x क्या होना चाहिए, डेल्टा x शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। मतलब कि y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D क्या होना चाहिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। मींस आपके पास yn क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d होना चाहिए। तो मींस आपके पास लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, ये आपके पास डिस्टेंसेज आ गए जहां पे आपके पास डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। दीज आर द डिस्टेंसेस वेयर डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म। ये डिस्टेंसेज आ गए जहां पे आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, ये आपके पास डिस्टेंसेज आ गए जहां पे डार्क फ्रिंजेस बनेगी। क्लियर? रिमेंबर एक हम टर्म डिफाइन करते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या डिफाइन करते हैं टर्म फ्रिंज विड्थ। व्हाट इज दिस फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ क्या है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। दो कंजक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। इसे हम बीटा के साथ नोट करते हैं। मीन दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम। मीन दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंज, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजक्टिव डार्क फ्रिंज। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दिस इज क्या होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस 0, ये क्या आ जाएगा 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d माइनस लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इट कम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आ जाएगा। दिस इज द फ्रिंज विड्थ। ये क्या है फ्रिंज विड्थ है। मींस फ्रिंज विड्थ मींस डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। ये रिजल्ट इंप्लाई करता है कि जो फ्रिंज विड्थ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d है। तभी हमने सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए कहा था कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन लिखी थी कि स्मॉल d क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, कैपिटल D ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए लिखा था जितना स्मॉल d कम होगा जितना कैपिटल D ज्यादा होगा उतनी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। जितनी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगी। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको क्या होंगी क्लियरली दिखाई
देंगे। तभी हमने कहा था कि हमारे पास लाइट क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। इसीलिए कहा था मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा था कि अगर आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगे। अगर कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्टेन होगी, इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। क्लियर। यहां पे एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो आपके पास फ्रिंज विड्थ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड है। तो बहुत अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। अगर हम इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी और मीडियम में रख देते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये पूछा जा सकता है कि इट कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी मीडियम में रखते हो तो मीडियम में रखने से क्या होगा, इसकी जो नई वेवलेंथ है वो क्या बन जाएगी, लैम्डा बाय म्यू बन जाएगी। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो उस केस में इसकी जो फ्रिंज विड्थ बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन म्यू डी बन जाएगी, और वी कैन से बीटा इन एयर डिवाइड बाय म्यू बन जाएगी। मींस यू कैन से दिस बीटा इज द फ्रिंज विड्थ इन मीडियम, और बीटा इन एयर मींस दैट इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इन एयर है। तो ये रिजल्ट इंप्लाई करता है कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीज कर जाएंगी, फ्रिंजेस क्या करेंगी, श्रिंक कर जाएंगी। अगर आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी मीडियम में शिफ्ट कर देते हो तो फ्रिंजेस क्या करेंगी, आपके पास श्रिंक कर जाएंगी। तो सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की फ्रिंज विड्थ दी होगी, एयर में दी होगी। अगर कहता है व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इन ए मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। यहाँ पे एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एक किसी स्लिट के सामने आप कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब रख देते हो, सपोज करो जिसकी थिकनेस क्या है, टी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। इसकी थिकनेस क्या है, टी है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ऐसा करने से व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि आपके पास फ्रिंज पैटर्न क्या है, ऊपर की तरफ अगर आपने ऊपर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब रखी है तो फ्रिंज पैटर्न क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर आपने ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब नीचे वाली स्लिट के सामने रखी है तो फ्रिंज पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। दोनों में रखती है तो दोनों ही शिफ्ट कर जाएंगी। तो आपके पास कितने अमाउंट के साथ फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट कर जाता है, दैट फ्रिंज पैटर्न शिफ्टेड बाय एन अमाउंट, वो क्या होता है, कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी म्यू -1 इंटू टी। इतने अमाउंट के साथ फ्रिंज पैटर्न क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट कर जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज बीटा बाय लैम्डा म्यू -1 इंटू टी। इतने अमाउंट से क्या करेगा, फ्रिंज पैटर्न अपनी अपने पोजीशन से क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। आया ये कैसे, हाउ इट कम्स, देखिए अगर आपके पास इन दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है, हाउ दिस रिजल्ट कम्स, पाथ डिफरेंस इन, अगर हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब नहीं रखी, जब आपने ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब नहीं रखी हुई है तो इस दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी, दैट इज वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी था। क्लियर। नाउ जब हमने आपके पास मींस यहां पे जो y आ रहा था वो क्या आ रहा था, डेल्टा x इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ रहा था। क्लियर। नाउ जब हम यहां पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब रख देंगे, एडिशनल एक पाथ आपके पास कितना क्रिएट हो गया वेव के लिए, म्यू इंटू टी क्या हो गया, आपके पास एक एडिशनल पाथ, इस ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब रखने से एक आपके पास एडिशनल पाथ कितना क्रिएट हो गया, म्यू टी। तो एडिशनल पाथ म्यू टी क्रिएट होने से एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, म्यू -1 इंटू टी आ जाएगा। एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, म्यू -1 इंटू टी आ जाएगा। तो उस केस में
जो आपके पास कोई भी फ्रिंज बनेगी जो पहले वाई डिस्टेंस के ऊपर बन रही थी वो वाई डिस्टेंस के ऊपर बनेगी, और अब एडिशनल पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, एज इट इज रहेंगे। मतलब पहले पार्ट डिफरेंस कितना था, डेल्टा एक्स, अब पाथ डिफरेंस क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी होगा। क्लियर, आगे बात समझ। तो शिफ्ट कितनी आ जाएगी, शिफ्ट विल बी इक्वल टू क्या होगा, वाई प्राइम माइनस वाई, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइड बाय स्मॉल डी। मतलब आप किसी स्लिट के सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब रख रहे हो, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब रखने से जो फ्रिंज आपके पास पहले वाई डिस्टेंस के ऊपर ऑब्टेन हो रही है वो फ्रिंज अब कितने डिस्टेंस के ऊपर ऑब्टेन होगी, वाई प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी डिस्टेंस के ऊपर ऑब्टेन होगी। अगर ऊपर की तरफ, अगर नीचे की तरफ नीचे वाले के सामने रख दी तो वो नीचे इतनी अमाउंट के साथ शिफ्ट हो जाएगी। अगर दोनों में एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 में रख दी, दूसरे का μ2 रख दी, तो दोनों के कारण शिफ्ट आ जाएगी। नेट शिफ्ट क्या होगी, ऊपर वाले की शिफ्ट माइनस नीचे वाले में शिफ्ट हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस इज इन दिस वे आपके पास वो क्या होगा, फ्रिंज पैटर्न आपके पास क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर। सो ये बहुत ही आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मैं कुछ छोटी छोटी सी आपके पास इसके ऊपर आज इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आपके साथ में डिस्कस करता हूं। पहला ही न्यूमेरिकल देखिए, व्हाट इज दिस न्यूमेरिकल। कहता है इफ टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय y1 इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी। एक वेव क्या है, y1 इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी है, और दूसरी वेव क्या है, दैट इज 3 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है। दूसरी वेव क्या है, y2 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है। दीज टू वेव्स आर इंटरफेयरिंग, ये दोनों वेव्स क्या कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं एट ए पॉइंट। फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव। पहली वेव है y1 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव क्या है, y2 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। दीज आर द टू वेव्स जो कि क्या हैं, इंटरफेयर कर रही हैं। अब जिस पॉइंट के ऊपर इंटरफेयर कर रही हैं वहां पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका आपने एम्पलीट्यूड बताना है। क्या कहा था कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये एम्पलीट्यूड होता है रिजल्टेंट वेव का। व्हाट इज हियर a1 क्या है यहाँ पे, हियर a1 इज 4, a2 क्या है आपके पास 3, फाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4, मीन्स दैट इज 45 डिग्री। तो यहां पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर। सो दीज आर द टू वेव्स व्हिच आर इंटरफेयरिंग एट ए पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर इंटरफेरेंस होती है, उसका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा था ये आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है टू बीम्स ऑफ लाइट having intensities, two beams of light having intensities I and 4i interfere to produce a fringe pattern on a screen. To produce a fringe pattern on a screen, the phase difference between the beam is pi by 2. दोनों बीम्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है, पाई बाय 2 दिया हुआ है at point A and 2 pi at point B. Then find out the difference between the resultant intensities at A and B. A और B के ऊपर
जो आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा उनका आपने डिफरेंस बताना है। क्या कहा कि दो वेव्स हैं, एक वेव की इंटेंसिटी क्या है, आई है, दूसरे वेव की इंटेंसिटी क्या है, 4i है। वो जब पॉइंट ए के ऊपर इंटरफेयर करती है तब उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन π/2, और जब वो बी पॉइंट के ऊपर इंटरफेयर कर रही हैं तब उनका फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2π दिया हुआ है। तो इट इज आस्क्ड कि आपके पास i π/2 माइनस i2πi माइनस i2π क्या होगा। अब क्या होती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, i किसके बराबर होती है, i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ i1 i2 cos phi। What is here i1, i2 is here 4i, clear, 2, ये क्या बन जाएगा 2i cos π/2 क्या होगा 0। तो आपके पास ये i π/2 क्या बन जाएगी, i π/2 is becomes 5i, clear। now what's about i2π क्या होगी, i2π यहाँ पे cos 2π cos 360 डिग्री क्या होता है 1, तो क्या बन जाएगा i प्लस 4i that becomes 9i। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा i2π माइनस i π/2, this becomes 4i आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटीज एट दिस पॉइंट विल बी 4i, क्लियर। एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत बार इनके ऊपर नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। कहता है द इंटेंसिटी वेरिएशन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन द हेल्प ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज इज 5% ऑफ द एवरेज इंटेंसिटी, फाइंड द रेशियोज ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द टू सोर्सेज, क्लियर। व्हाट इट इज गिवन, द इंटेंसिटी वेरिएशन in the interference pattern obtained with the help of two coherent sources is 5% of the average intensity। 5% of average intensity का मतलब है कि that is I maxima upon I minima। 5% of intensity का डिफरेंस का मतलब I maxima upon I minima की जो रेशियो दी हुई है that is 105 upon 100 दी हुई है। तो पूछा क्या है, find the ratios of the intensities of the two sources। I maxima upon I minima क्या दिया हुआ है, 105 upon 100 दिया। I maxima मैंने क्या बताया था, क्या होता है अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। I minima क्या होता है अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। दिस इज 105 अपॉन 100 दिया हुआ, क्लियर। तो यहां से हमने I1 बाय I2 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से I1 बाय I2 यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा 1680 डिवाइड इज टू 1 कैलकुलेट हो जाएगा। I1 बाय I2 अगर कैलकुलेट करेंगे हियर I1 बाय I2 क्या आ जाएगा 1680 इज टू 1 आ जाएगा, क्लियर। ये रेशियो आ जाएगी, इसे सॉल्व करोगे, क्लियर। सो कुछ क्वेश्चन अब मैं आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर बच्चों करवा रहा हूं। ये मैंने आपके साथ कुछ इंटरफेरेंस के किए थे, अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर incident on a pair of slits produces an interference pattern in which the fringes are separated by 8.1 millimeter. A second laser light produces an interference pattern in which the fringes are separated by 7.2 millimeter। जहां पे fringes क्या हैं 7.2 मिलीमीटर अपार्ट हैं। कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइट। हमने सेकेंड वेवलेंथ की सेकेंड लेजर लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है।
तो व्हाट इज द क्वेश्चन, एक बार फिर सुन लीजिए कि एक लेजर लाइट जिसकी वेवलेंथ कितनी दी हुई है, वन लेजर लाइट हुज वेवलेंथ इज गिवन दैट इज 630 नैनोमीटर है। कितनी दी हुई है? 630 नैनोमीटर दी हुई है। और इससे जो फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रही है वो कितनी विड्थ की ऑब्टेन हो रही है? इट इज गिवन 8.1 मिलीमीटर अमाउंट की फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रही है। नाउ वी आर यूजिंग अनदर लेजर लाइट whose wavelength is not given but it is given, यहां से जो फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन होगा उनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है? 7.2 मिलीमीटर है। कितना है? 7.2 मिलीमीटर है। तो इस लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल, बीटा में पता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। ठीक हो गया। अब सेम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इट इज अंडरस्टूड कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है? सेम होंगे। तो दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट बीटा लैम्डा 2 डिवाइड बाय बीटा लैम्डा 1 क्या आ जाएगा? ये लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 आ जाएगा। बीटा लैम्डा 2 पता है, बीटा लैम्डा 1 पता है हमें, लैम्डा 1 पता है हमें। क्या कैलकुलेट करना है आपने? लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है। बीटा लैम्डा 2 कितना दिया हुआ है? 7.2। बीटा लैम्डा 1 कितना दिया हुआ है? 8.1। यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। लैम्डा 1 कितना दिया हुआ है? 630 नैनोमीटर। तो आपके पास लैम्डा 2 क्या आ जाएगा यहां से? दैट विल बी इक्वल टू 560 नैनोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 560 नैनोमीटर लैम्डा 2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कहता है डबल स्लिट इज इल्यूमिनेटेड लाइट of wavelength 6000 angstrom. Slits are 0.1 centimeter apart. Screen is placed 1 meter away. Calculate the angular position of 10th maxima in radians. What is the question? Young's double slit experiment का स्क्रीन और स्लिट्स का डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? स्क्रीन और स्लिट का स्लिट्स का डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? स्लिट्स का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? 0.1 सेंटीमीटर। और स्क्रीन कितने डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई है स्लिट से? इट इज गिवन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई है। और इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो लाइट यूज कर रहे हैं वो कितनी वेवलेंथ की यूज कर रहे हैं? दैट इज ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की हम लाइट यूज कर रहे हैं। इट इज आस्क्ड व्हाट इज द 10th एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा। 10th मैक्सिमा की हमने एंगुलर पोजीशन बतानी है। व्हाट वी हैव टू टेल कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा। 10th मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी? देखो, एंगुलर पोजीशन बतानी है। The position of linear position of any nth maxima क्या होती है? n lambda capital D upon small d क्या होती है? That is n lambda capital D small d upon n lambda capital D upon small d। और आपके पास जो एंगुलर पोजीशन होती है that is yn upon capital D। This is the angular position, very important। This is the nth angular position है, that is n lambda upon small d होती है। तो any nth angular position is n lambda upon small d। अब यहां पे lambda कितना दिया हुआ है? what lambda is given? that is 6000 angstrom। small d की वैल्यू क्या दी हुई है? that is 0.1 सेंटीमीटर। small d is 0.1 सेंटीमीटर, lambda is 6000 angstrom और n की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास? 10 दी हुई है। तो यहां से आपके पास थीटा n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और वो थीटा n क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू 6 into 10 raised power n is here given 10, lambda is given 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मल्टीप्लाई बाय 8 10 raised power -7 से मल्टीप्लाई करके क्लियर 10 raised power -10 से मल्टीप्लाई करके इट इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू मीटर
और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? हियर स्मॉल डी इज गिवन दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपके पास थीटा एन की वैल्यू रेडियन में कैलकुलेट करनी है। इट कम्स नियरली 6 इंटू 10⁻³ रेडियंस क्या आ जाएगी? इसकी एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन आ जाएगी। क्लियर? ये इसके फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट मिनिमा, दो एडजेसेंट मिनिमा के बीच में डिस्टेंस पूछा गया है। व्हाट इट इज आस्क्ड? इट इज आस्क्ड डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव मैक्सिमा और कंजक्टिव मिनिमा, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। इट इज आस्क्ड व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ। तो क्या फार्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का? क्या फार्मूला होता है? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। नाउ हियर लैम्डा इज गिवन, कैपिटल डी इज गिवन, स्मॉल डी इज गिवन। तो यहां से आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी? फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द डबल स्लिट्स ऑफ सेपरेशन 0.12 मीटर। Slits fringes are formed at a distance of 1 meter. Means 1 meter क्या दिया हुआ है? Capital D is given 1 meter. Slit separation small d दिया हुआ है 0.12 meter. कहता है distance of third dark band from the center of the fringe. Third dark band क्या होगा? It means that will be equal to third dark band मतलब second dark band. तो आप क्या यूज करोगे? 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। एन की वैल्यू क्या ले लोगे? 2। तो आपके पास थर्ड डार्क बैंड का एक बच्चे जहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास चीज मैं आपको बता रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं। अब इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क बैंड, डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क बैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। मैंने लिखा था डिस्टेंस ऑफ एनी nth ब्राइट फ्रिंज, क्या लिखा था? 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, ये लिखा था। अब आपने जब, क्योंकि आपके पास सेंट्रल फ्रिंज क्या है? ब्राइट फ्रिंज है, n0 वहां पे वैलिड है। तो यहां पे भी n0 वैलिड बनाने के लिए हम n की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देंगे? n-1 में। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपने थर्ड डार्क, अगर डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस लिखना है तो यू विल यूज 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d लेंगे। n की वैल्यू क्या लेंगे? आपके पास here n it is written as 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। तो अब यहां पे लिखोगे n की वैल्यू क्या है? 3। लैम्डा कितना दिया हुआ है? Wavelength of the light is here, it is given that is 6000 angstrom into 10⁻⁻10 meter. This is the wavelength. Capital D is given 1 meter. Small d is given 0.12 millimeter दिया हुआ है। तो ये जब सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास थर्ड डार्क बैंड फ्रिंज का सेंट्रल फ्रिंज से डिस्टेंस आ जाएगा। इट विल कम नियरली इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर के करीब आ जाएगा। सेकंड पार्ट पूछा डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज पूछा, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। n की वैल्यू क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स are separated by light of wavelength 5890 angstrom and the distance between the fringes obtained on the screen is 0.2 degree. 0 point क्या दिया हुआ है? 2 degree. Whole separation is immersed in water. Whole separation is immersed in water. Then find out the angular fringe separation. Then find out the angular fringe separation. अभी देखिए मैंने लिखा था एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन क्या होता है? लैम्डा बाई टी, लैम्डा बाई डी। क्लियर? ये एयर में मीडियम में क्या आ जाएगा? लैम्डा बाय म्यू डी आ जाएगा। तो थीटा इन मीडियम डिवाइड बाय थीटा इन एयर क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाय म्यू। तो मीडियम में थीटा कितना आ जाएगा?
थीटा बाय म्यू आ जाएगा। अब थीटा इन एयर कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन 0.2 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 0.2 डिग्री। म्यू कितना दिया हुआ है, 4/3। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ये क्या आ जाएगा, 0.15 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल बच्चों। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इंटरफेरेंस एंड फ्रिंज पैटर्न। तो मैंने क्या कहा कि वेव ऑप्टिक में बाय कंसीडरिंग द लाइट एज ए वेव we will be able to explain the phenomena of interference, diffraction and polarization। तो अभी मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, इंटरफेरेंस डिस्कस किया था। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द डाइफ्रैक्शन। व्हाट इज द डाइफ्रैक्शन? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि जब वेवलेंथ होगा, जब आपके पास कोई अपर्चर मीन जहां पे लाइट फॉल कर रही है, उसका साइज जो है वेवलेंथ होगा लाइट से क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस इट विल बी, वो वहां पे जो भी फिनोमेना है दे विल बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग द रेज। व्हेन wavelength is comparable to the aperture, in that case we will consider it as in the form of waves। तो वहां पे phenomena of interference, diffraction और polarization के phenomena एक्सप्लेन होंगे। तो what is diffraction? कि अगर जब कोई लाइट किसी अपर्चर के ऊपर या किसी ऑब्स्टेकल के ऊपर, उस ऑब्स्टेकल का साइज या अपर्चर का साइज इज कंपेरेबल टू क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, उस समय जो लाइट है आपके पास उस, अगर तो ये सपोज कर लो वहां पे उस अपर्चर या आपके पास ऑब्स्टेकल में क्या करेगी, बेंड कर जाएगी, तो दैट फिनोमेना इज नोन एज डाइफ्रैक्शन। सो व्हाट इज डाइफ्रैक्शन बच्चों? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द अपर्चर और ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। सपोज कर लीजिए ये आपके पास कोई ऑब्स्टेकल है, दिस इज एनी ऑब्स्टेकल, यहां पे आपके पास लाइट फॉल कर रही है, इस ऑब्स्टेकल के ऊपर ये लाइट क्या कर गई, यहाँ पे ऐसे बेंड कर गई, तो दिस इज, ये जो लाइट ऐसे बेंड कर रही है इसे हम क्या कहेंगे, डाइफ्रैक्शन कहेंगे। अगर सपोज कर लो कि ये आपके पास कोई अपर्चर है, इस अपर्चर में क्या है, आपके पास जब लाइट फॉल कर रही है, इस अपर्चर में फॉल करने के बाद लाइट क्या कर रही है, अपने पास से डाइफ्रैक्ट, ऐसे डाइफ्रैक्ट कर गई, तो दिस इज बेंडिंग, अपने बेंड कर गई, तो दिस इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। सो बेंडिंग ऑफ लाइट from the aperture or from the obstacle is called diffraction। तो theoretically this diffraction is explained by Fresnel से, Fresnel ने क्या है आपके पास ये जो obstacle है ये क्या है एक्सप्लेन किया। सपोज कर लो इस अपर्चर का जो विड्थ है वो a है, या इस obstacle की जो साइज है वो a है, तो यहाँ पे डाइफ्रैक्शन पैटर्न तभी ऑब्टेन होगा when a upon lambda is nearly equal to क्या होगा, 1 होगा, या is equal to क्या होगा, 1 होगा, only then this phenomena of diffraction is obtained। It is practically observed that the size of aperture or obstacle is, if it is 50 times the wavelength of the light, in that case diffraction is not shown। Remember, when the wavelength of the light is as the wavelength of the light is of the order of 10 raised power minus 7 meter, so this result implies that the size of the aperture or obstacle should also be of the order of 10 raised power minus 6 meter। But the phenomena of diffraction can be explained by the large aperture also in case of sound wave। साउंड वेव के केस में क्या है, क्योंकि साउंड वेव की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 16 मिलीमीटर टू 16 मीटर होती है, तो साउंड की जो डाइफ्रैक्शन है वो लार्ज सभी अपर्चर के कारण आपके पास साउंड वेव्स क्या कर जाती हैं,
डाइफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो दो तरह की हम डाइफ्रैक्शन अब क्लेम करते हैं, एक आपके पास फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन है और दूसरी क्या है, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन है। तो आई एम गोइंग टू हियर एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। कि इन फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, बोथ सोर्स एंड स्लिट दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। मींस उनके बीच में, सोर्स और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेरी वेरी लार्ज इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। इसलिए सोर्स और स्क्रीन को फाइनाइट डिस्टेंस लाने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज द टू कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस से क्या होता है, आपके पास सोर्स और स्क्रीन का डिस्टेंस क्या बन जाता है, फाइनाइट हो जाता है। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस विद यू फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट से आपके पास फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन कैसे होगी, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट। तो यही आपके पास सिलेबस में है, डाइफ्रैक्शन फ्रॉम ए single slit. Now suppose this is the source which is initially lying at a very large distance. यहां से हमारे पास divergent beam of light आ रही है। Here we are putting a convex lens. Convex lens से क्या है, हम इसको हम क्या करेंगे, we are making is this डाइवर्जेंट बीम को हमने पैरेलल बीम में कन्वर्ट किया। यहां पे हमने क्या किया, वी आर पुटिंग ए सिंगल स्लिट, दिस इज वी आर पुटिंग ए स्लिट। इस स्लिट की जो आपके पास विड्थ है वो कितनी है, ए है। दिस इज ए विड्थ ऑफ आपके पास, दिस इज एन अपर्चर हुज विड्थ इज ए, जिसकी विड्थ कितनी है आपके पास, ए है। यहां पे हमारे पास क्या है, हियर वी आर हैविंग ए कन्वेक्स लेंस। ये आपके पास अगेन आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है। अगर ये रेस ऐसे सीधी गई तो आपके पास दे आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट। सेंटर, इस स्क्रीन के सेंटर पॉइंट के ऊपर आपके पास कन्वर्ज हो जाएंगी। जब ये सेंट्रल पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाएंगी तो यहाँ पे आपके पास क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। क्लियर। और यहीं से क्या, अगर सपोज कर लो ये रे क्या जाती हैं, ऐसे डाइफ्रैक्ट हो जाती हैं, दे आर डाइफ्रैक्टिंग बाय एन एंगल, थीटा एंगल के साथ क्या करगी, डाइफ्रैक्ट करगी। तो आपके पास ये फर्स्ट यहाँ पे किसी भी डिस्टेंस के ऊपर, वाइड डिस्टेंस के ऊपर, ये आपके पास फर्स्ट मिनिमा आपके पास क्रिएट हो जाएगा। तो मींस आपके पास ये जो दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं, इन वेव्स के बीच में जो आपके पास पाथ डिफरेंस आ रहा है, वहां यहां पे भी जो इन दो वेव्स इंटरफेयर करेंगी, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा, दैट पाथ डिफरेंस विल बी क्या होगा, ए साइन थीटा क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। A sin theta, this is the path difference for any fringe, that is A sin theta. For minima के लिए ये जो path difference है A sin theta n, for minima it will be equal to n lambda, and this for maxima this path difference will be 2। अब यहाँ पे कंडीशन जो है बिल्कुल अपोजिट है। जो मिनिमा की कंडीशन होगी यहाँ पे मैक्सिमा की होगी, और जो मैक्सिमा की कंडीशन होगी यहाँ पे मिनिमा की होगी। दिस इज द कंडीशन फॉर हेयर मिनिमा, दिस इज हेयर कंडीशन फॉर, ये किसके लिए है आपके पास, मैक्सिमा की कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो इन दिस वे सिमिलरली बिल्कुल बाकी सारे रिजल्ट्स आपके पास क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले हैं। यहाँ पे सिंपल ए जो वहां पे डिस्टेंस लेते थे, वहां पे स्मॉल डी, यहाँ पे क्या लेते हैं, दैट इज द विड्थ ऑफ दैट अपर्चर लेते हैं,
और वहां पे जो कंडीशन मैक्सिमम वाली थी यहाँ पे ये क्या होगी, मिनिमम वाली होगी, और जहाँ पे जो मिनिमम वाली कंडीशन होगी वो क्या होगी, आपके पास मैक्सिमम वाली कंडीशन होगी। और यहाँ पे क्या है, आपके पास जो आपके पास फ्रिंजेस बनेंगी वहां पे आपके पास हर फ्रिंज क्या है, इक्वल इंटेंसिटी की बनेगी। यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर जो फ्रिंजेस बनेगी उनकी इंटेंसिटी जो होगी कंटिन्यूसली आपके पास क्या करती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। तो पहला तो पॉइंट क्या कर सकते हो कि दोनों ही आपके पास वेव्स क्या हैं, जैसे इंटरफेरेंस में तो क्या है, दो डिफरेंट सोर्सेज की वेव्स क्या करती है, इंटरफेरेंस में क्या है, इट इज द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज। तो डायफ्रैक्शन के केस में क्या हो गए, इट इज द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट्स। क्लियर। इंटरफेरेंस में क्या होता है, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट एंड इक्वली स्पेस, बट डायफ्रैक्शन में क्या होता है, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर नॉट इक्वली ब्राइट एंड इक्वली वाइड, brightness and width goes on decreasing with the angle of diffraction. Clear? Interference में क्या होता है, all dark fringes are completely dark, but diffraction में क्या है, dark lines are not completely dark. Their contrast by bright lines and width goes on decreasing with the angle of diffraction. ये जो आपके पास जिस एंगल के जी यहाँ पे जो एंगल है दिस थीटा, दिस इज आल्सो नोन एज डाइफ्रैक्टिंग एंगल। जिस एंगल के साथ लाइट क्या की है, अपने पास से डाइफ्रैक्ट की है, बेंड की है, दैट एंगल इज कॉल्ड डाइफ्रैक्टिंग एंगल। क्लियर। इन इंटरफेरेंस बैंड्स आर लार्ज इन नंबर्स, इन डाइफ्रैक्शन बैंड्स आर वेरी ऑफ फ्यू। बहुत वहां पे नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, फ्यू नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस होता है अप टू विच द डायफ्रैक्शन कैन टेक प्लेस। उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फ्रेजनल डिस्टेंस कहते हैं। दैट फ्रेजनल डिस्टेंस किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय लैम्डा के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट फ्रेजनल डिस्टेंस डेड एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर बाय लैम्डा के बराबर होता है। Where A is the aperture of the, here A is the aperture width of the aperture and lambda is the wavelength of the light used. Clear? So बच्चों इसमें एक टॉपिक और रह गया है आपके पास, पोलराइजेशन, जिसको कि मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।